हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। यह वीडियो हमारी 200 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 181 से क्वेश्चन 200 तक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह सीरीज़ कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 181 ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स। दिस इज बिकॉज 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी समान दिनों और रातों का अनुभव करती है। ऐसा क्यों? फर्स्ट, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन fall on the Tropic of Capricorn and at this position none of the poles is tilted towards the sun. सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा के ऊपर पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है। सेकेंड, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर एंड एट दिस पोजीशन नन ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है। थर्ड, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एट दिस पोजीशन वन ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में ध्रुवों में से एक ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है। फोर्थ, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन fall on the equator and at this position one of the poles is tilted towards the sun. सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में ध्रुवों में से एक ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर एंड एट दिस पोजीशन नन ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है। क्वेश्चन 182 ए कोलिशन गवर्नमेंट इम्प्लाइज। एक गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट, पावर शेयरिंग बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस when no party has been able to get a clear majority। चुनाव के बाद दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा जब कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाती। सेकंड, पावर शेयरिंग बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। थर्ड, पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थानों के बीच ताकत का बंटवारा। फोर्थ, पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पावर शेयरिंग बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस व्हेन नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू गेट ए क्लियर मेजॉरिटी। जब एक राजनीतिक दल के लिए सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत हासिल करना मुश्किल होता है, फिर वे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। उसे गठबंधन सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 183 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? फर्स्ट, executing government schemes related to generation of employment in the villages। गांवों में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं को निष्पादित करना। सेकंड, ग्राम पंचायत इलेक्ट्स इट्स पंचायत सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव करती है। थर्ड, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द विलेजेस। गांवों के बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव। फोर्थ, लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। स्थानीय करों को वसूलना और एकत्र करना। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, ग्राम पंचायत इलेक्ट्स इट्स पंचायत सेक्रेटरी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ग्राम पंचायत के फंक्शन है, लेकिन सेकंड ऑप्शन ग्राम पंचायत का फंक्शन
नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, वो ही ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यह इलेक्टेड पर्सन नहीं होता, बल्कि इसे सरकार द्वारा अपॉइंट यानी नियुक्त किया जाता है। यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाता है और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। क्वेश्चन 184, इमेजिन यू हैव इनहेरिटेड ए किंगडम, हाउ वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रोस्पेरस? In context of the above question, as a teacher, which skill would you emphasize upon while assessing the students? कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? फर्स्ट, कंपेयरिंग एक्सपीरियंसेस, अनुभवों की तुलना करना। सेकंड, एबिलिटी टू एनालाइज, विश्लेषण करने की क्षमता। थर्ड, इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन, परिस्थितियों का अनुमान लगाना एवं निष्कर्ष निकालना। फोर्थ, एबिलिटी टू रीजन, तर्क करने की क्षमता। इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन। अध्यापक स्टूडेंट्स से कल्पना करने को कहता है कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, तो आप किस प्रकार उस साम्राज्य को स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? अध्यापक पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों को जांचते वक्त उनकी इस कुशलता पर बल देगा कि सभी स्टूडेंट्स कल्पना करके परिस्थितियों का अनुमान कितनी अच्छी तरह लगा पाते हैं और कैसे लगा पाते हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स कल्पना कर सकते हैं कि यदि उन्हें साम्राज्य मिला तो साम्राज्य को स्थायी और संपन्न बनाने के लिए बीच में कठिनाइयाँ भी आएंगी और मुश्किल परिस्थितियाँ भी आएंगी, तो उस समय पर हम क्या करेंगे, उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करेंगे। और अध्यापक स्टूडेंट्स की इस कुशलता को भी जांचना चाहेगा कि स्टूडेंट्स अपनी इमेजिनेशन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि वह साम्राज्य को स्थायी बना पाएंगे कि नहीं। कहा जाए तो टीचर स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन पावर चेक करना चाहता है और यह चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट्स अपनी इमेजिनेशन पावर से किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन 185, When the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, we refer to this process as। जब एक देश को दूसरे देश द्वारा अधीन बनाकर उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फर्स्ट, रिनेसेंस। सेकंड, कोलोनाइजेशन। थर्ड, कन्फेडरेसी। फोर्थ, मर्केंटाइल। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, कोलोनाइजेशन। जब एक देश में दूसरे देश द्वारा अधीन होने पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, इसे कोलोनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन 186, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? फर्स्ट, सर्कल डेट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू पार्ट्स। वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। सेकंड, पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन इक्विनॉक्स व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। इक्विनॉक्स पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। थर्ड, सर्कल डेट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। चक्र जो ग्लोब पर रात से दिन को विभाजित करता है। फोर्थ, पोजीशन ऑफ द सन ऑन ए पर्टिकुलर मेरिडियन एट 12 o'clock इन नून। दोपहर 12 बजे किसी विशेष मेरिडियन पर सूर्य की स्थिति। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, सर्कल डेट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। पृथ्वी के गोलाकार आकार के कारण पृथ्वी के आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए उस भाग में दिन होता है जबकि आधे भाग में रात होती है। ग्लोब पर रात से दिन विभाजित करने वाले सर्कल को रोशनी का चक्र यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। यह देखिए, आधे भाग में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ दिन है और इस आधे भाग में रात है, और ये लाइन जो ग्लोब पर दिन और रात को डिवाइड कर रही है, इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन 187, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट बंदगान।
इन द अर्ली दिल्ली सल्तनत एंड चूज द करेक्ट आंसर। प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में बंदगान के बारे में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ए, बंदगान वर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस एंड वर ट्रेन्ड विद ग्रेट केयर टू होल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम। बंदगान सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष गुलाम थे और राज्य में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों को संभालने के लिए बहुत सावधानी से प्रशिक्षित थे। बी, बंदगान वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स सो द सुल्तान्स कुड नॉट ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। बंदगान पूरी तरह से अपने मास्टर्स पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। फर्स्ट, ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड, ए और बी दोनों गलत हैं। थर्ड, ए सही है और बी गलत है। फोर्थ, ए गलत है और बी सही है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, ए सही है और बी गलत है। बी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बंदगान पूरी तरह से अपने मास्टर्स पर निर्भर थे और सुल्तान उन पर भरोसा कर सकते थे। क्वेश्चन 188, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ए स्पाइरल करिकुलम इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में स्पाइरल करिकुलम का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। फर्स्ट, इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप थीम बेस्ड लर्निंग। थीम आधारित शिक्षा को विकसित करने के अवसर बढ़े। सेकंड, रिटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। लंबी अवधि के लिए और गहरी समझ के साथ अवधारणाओं को याद रखना। थर्ड, मेक द कॉन्सेप्ट्स मोर पर्पसफुल एंड रेलेवेंट। अवधारणाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। फोर्थ, एबिलिटी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स। विषयों में अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, रिटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। स्पाइरल करिकुलम वह होता है जिसमें पाठ्यक्रम के दौरान विषयों या विषयों की पुनरावृत्ति होती है, जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट लंबी अवधि तक याद रहे और बच्चों को कॉन्सेप्ट की गहरी समझ हो जाए। लेकिन स्पाइरल करिकुलम केवल सिखाए गए विषय का दोहराव नहीं है। स्पाइरल करिकुलम को अध्ययन के एक पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें छात्र अपने पूरे स्कूली जीवन में एक ही विषय देखेंगे, लेकिन हर क्लास में कॉन्सेप्ट की जटिलता बढ़ेगी और पिछली लर्निंग को सुदृढ़ किया जाएगा। क्वेश्चन 189, नाथ लिटरेचर इज एसोसिएटेड विथ। नाथ लिटरेचर का संबंध किससे है। फर्स्ट, बंगाली। सेकंड, असामीज। थर्ड, ओडिया। फोर्थ, मैथिली। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बंगाली। क्वेश्चन 190, Khan Abdul Ghaffar Khan started a powerful non-violent movement in northwest frontier province known as। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन शुरू किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट, राम रहीम मूवमेंट। सेकंड, खिलाफत मूवमेंट। थर्ड, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। फोर्थ, पख्तून मूवमेंट। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के रूप में भी जाना जाता है। वह अपने प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। क्वेश्चन 191, Which part of the Indian Constitution is often referred to as the conscience of the Constitution? भारतीय संविधान के किस भाग को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। फर्स्ट, द पार्ट डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। निर्देश सिद्धांतों से संबंधित हिस्सा। सेकंड, द पार्ट डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों से संबंधित हिस्सा। थर्ड, द पार्ट डीलिंग विद द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ SC, ST एंड OBCs। SC, ST और OBCs की आरक्षण नीति से संबंधित हिस्सा। फोर्थ, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान की प्रस्तावना में वह दर्शन यानी फिलॉसफी सम्मिलित है जिस पर संपूर्ण संविधान का निर्माण किया गया है। यह सरकार के किसी भी कानून और कार्यवाही की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है, यह पता लगाने के लिए कि यह अच्छा है या बुरा। यह भारतीय संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन 192 In a inscription, a Delhi Sultan is said to have been chosen by the god because he had the qualities like Moses and Solomon. Who was that Delhi Sultan? एक शिलालेख में लिखा गया है कि एक दिल्ली के सुल्तान को भगवान द्वारा चुना गया था क्योंकि उसमें मोसेस और सोलोमन जैसे गुण थे। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? फर्स्ट सिकंदर लोधी, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड फिरोज शाह तुगलक, फोर्थ बलबन। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। फारसी दरबार के इतिहासकारों ने सुल्तान को भगवान की छाया यानी शैडो ऑफ गॉड के रूप में वर्णित किया। कुवत अल इस्लाम मस्जिद में एक शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि भगवान ने अलाउद्दीन को एक राजा के रूप में चुना क्योंकि उसके पास मोसेस और सोलोमन जैसे गुण थे जो अतीत के महान कानून बनाने वाले थे। Question 193 Who amongst the following could not be a member of a sabha as laid down in the inscriptions from Uttar Merur in Chingalput district of Tamil Nadu? तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मैरूर में मिले शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सभा का मेंबर नहीं हो सकता था? फर्स्ट, दोज हु हैव देयर ओन होम्स, जिनके पास अपने घर हैं। सेकेंड, दोज बिटवीन द एज ऑफ 35 एंड 70 ईयर्स, जिनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच है। थर्ड, दोज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर अकाउंट्स, जिन लोगों ने अपने अकाउंट्स जमा नहीं किए हैं। फोर्थ, दोज हैविंग नॉलेज ऑफ द वेदास, वेदों का ज्ञान रखने वाले। इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, दोज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर अकाउंट्स। उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है कि सभा का सदस्य कौन कौन हो सकता था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हैं क्योंकि जिनके पास अपना घर हो, जिनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच हो और जो वेदों का ज्ञान रखते हो वह सभा के सदस्य बन सकते थे। लेकिन थर्ड ऑप्शन गलत है क्योंकि जो भी अपने अकाउंट्स सबमिट नहीं कराते थे वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। क्वेश्चन 194 हिस्टोरिकल फिल्म्स आर यूजफुल इन सोशल साइंस टीचिंग एज दे। ऐतिहासिक फिल्में सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उपयोगी हैं क्योंकि वे फर्स्ट, ब्रिंग अलाइव वेरियस डायमेंशंस ऑफ ए स्पेसिफिक सोशल सेटिंग, एक विशिष्ट सामाजिक सेटिंग के विभिन्न आयामों को जीवंत करना। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेट ऑन एन इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम, एक व्यक्ति की समस्या पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड, हैव गुड एंटरटेनमेंट वैल्यू, अच्छे मनोरंजन की वैल्यू रखना। फोर्थ, पोर्ट्रे हिस्ट्री एज फिक्शन, इतिहास को कथा के रूप में चित्रित करना। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ब्रिंग अलाइव वेरियस डायमेंशंस ऑफ ए स्पेसिफिक सोशल सेटिंग। फिल्में, वृत्त चित्र, समाचार पत्र और ऐतिहासिक फिल्में कक्षा में उपयोग करने के लिए एक शानदार संसाधन है। ऐतिहासिक फिल्मों, वृत्त चित्रों और न्यूज़ रील फुटेज के उपयोग से छात्रों को किसी भी अन्य सोर्स के विपरीत इतिहास को देखने में मदद मिलती है, जो घटनाओं और अतीत के लोगों को छात्रों के आगे वास्तविक बना देता है और अवधि के उस मायावी और अमूर्त अर्थ के निर्माण में योगदान देता है। यह एक विशिष्ट सामाजिक सेटिंग के विभिन्न आयामों को जीवंत करता है। क्वेश्चन 195 द डेपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज कॉल्ड। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? फर्स्ट, सी केव, सेकंड, मोरेन, थर्ड, लॉयस, फोर्थ, लीव्स। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मोरेन। ग्लेशियर बर्फ की नदियाँ होती हैं। ग्लेशियर द्वारा ले जाने वाली सामग्री जैसे बड़ी और छोटी चट्टानें, सैंड, सिल्ट जमा हो जाती है, ये मोरेन बनाते हैं। क्वेश्चन 196 द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व प्रतिशत के अनुसार अधिक है? फर्स्ट, ऑक्सीजन, सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड, नाइट्रोजन, फोर्थ, हीलियम।
इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, यही दो गैसेस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन 197, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज पॉपुलर फॉर द कलमकारी प्रिंट। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी प्रिंट के लिए लोकप्रिय है? फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड पंजाब, फोर्थ कर्नाटका। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश। दिस इज कलमकारी प्रिंट। क्वेश्चन 198, Who among the following rulers were best known for controlling the Silk Route around 2000 years ago? निम्नलिखित शासकों में से कौन लगभग 2000 वर्ष पहले रेशम मार्ग को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते थे? फर्स्ट खुशानास, सेकंड चोलास, थर्ड पांड्यास, फोर्थ चेरास। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कुशानास। सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। क्वेश्चन 199, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ट्रांसफर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया? फर्स्ट एक्ट ऑफ 1861, सेकंड एक्ट ऑफ 1868, थर्ड एक्ट ऑफ 1858, फोर्थ एक्ट ऑफ 1833। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन एक्ट ऑफ 1858। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया अधिनियम पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन 200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जातकास इज करेक्ट? जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, दीज वर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय जैन मंक्स। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सेकंड, दीज वर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। थर्ड, दीज वर कंपोज्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। फोर्थ, दीज वर composed by Jain monks, written down and preserved by ordinary people। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, दीज वर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।